हाँ पता है 2025 चल रहा है, लेकिन फिर भी आज भी लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन है कि डब्ल्यू रियल होती है, फेक होती है, स्क्रिप्टेड होती है। उनके लिए आप ये वाली पिक्चर उन्हें दिखा सकते हो अगर इस पिक्चर को देखने का उनमें दम है, क्योंकि कल जो जेड कारगिल के साथ हुआ था स्मैकडाउन में, भाई यहाँ पे आप देखो कितना ज्यादा डीप कट आया है। मतलब ये कट तो इतना डीप है कि ऑलमोस्ट जो बोन है मुझे लग रहा है वो दिख ही रही है यहाँ पे, क्योंकि भाई ये लगभग आप मान लो 1 इंच के आसपास का अंदर घुस गया था पूरा उनके, और वो बिल्कुल बोन ही दिखने लग गई है। तो यार, और उसके बाद भी आपको क्या तारीफ है कि अप्रिशिएट करना पड़ेगा जेड कारगिल को कि उन्होंने अपने मैच को फिनिश किया। उसके बाद वो दोबारा रिंग में आती भी है, उन्होंने अपना आई ऑफ द स्टॉर्म भी लगाया। तो यार वो है कि डब्ल्यू सुपरस्टार होने के लिए क्या चाहिए होता है। तो अगर किसी को समझ में ना आए तो इस लेवल की डेडिकेशन और वो अंदर से सहनशीलता, वो रेजिलियंसी, वो सब कुछ चाहिए होती है, क्योंकि डब्ल्यू स्पोर्ट बाकी सारे स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 754 में। हाँ, ये बात भी आपको बताया था कि उस मैच की जो डब्ल्यू ने वीडियो डाली है ना अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें वो जो बॉच वाला फिनिश था उसको हटा दिया, क्योंकि वो डब्ल्यू को दिखाना नहीं था। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक सऊदी अरेबिया के इनके मैच के बारे में। तो आपको पता है सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया होने वाली है। उसके बाद से जो बातें हैं वो चलनी शुरू हो गई थी कि रोमन रेंस और रॉक का मैच फाइनली अगर किसी शो में हो सकता है तो वो सऊदी अरेबिया ही है। और सऊदी अरेबिया की एक टूरिज्म एजेंसी है जिन्होंने इस वाले ग्राफिक के साथ रेसलमेनिया 43 को प्रमोट करना शुरू किया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये नहीं पता कि रॉक क्या वहां पर होंगे या नहीं। मानने को तो आप ये भी कह सकते हो कि रोमन रेंस का भी नहीं पता कि वो रेसलमेनिया वहां पे होंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब से तब में चीजें कितनी बदल जाएंगी वो किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि फिर इनकी जो प्रायोरिटीज हैं हमें भी कुछ भी हो सकता है। मतलब चांसेस तो रोमन रेंस की वजह से पूरी है, लेकिन फिर भी जब तक ऐसे हो नहीं जाता तो कह नहीं सकते ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने साथ में रॉक को भी लगा दिया। तो अब यहाँ से ऐसी बात आ रही है कि ये इन्होंने अननोइंगली किया है या फिर क्योंकि ये चाहते ही हैं कि एट द एंड हम रॉक को तो मना ही लेंगे और रोमन रेंस और रॉक वाला मैच हम अपनी धरती पर अपनी कंट्री में करवा के ही रहेंगे, तो इसलिए इस मैच को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप रोमन रेंस और रॉक के मैच के बड़े वाले फैन हो तो शायद आपको सिर्फ बस अब सऊदी अरेबिया की रेसलमेनिया तक ही वेट करना है। पर्सनली अभी मेरे को इसके लिए सही बताऊं तो इतनी कोई हाइप या एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही, क्योंकि एक तो इतनी बार उन्होंने वो कहानी बना के शुरू करके खत्म करके शुरू कर दी, वो सब कुछ ये करते रहते हैं। तो अब जब इसके बिल्ड के ऊपर आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि क्या एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि फिलहाल अभी तो वैसे क्योंकि काफी दूर की बात है तो क्या ही इसके बारे में ज्यादा कमेंट करें। लेकिन आज की एनएक्सटी जो नो मर्सी वाली हुई, भाई ये चीज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। देखो मैं बिल्कुल आपको ना प्योर प्योर जो एकदम क्रीम होती है वो चीजें बता देता हूं, ताकि आपका जो एंटरटेनमेंट है और आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो नो मर्सी में यहाँ पे इनका स्टील गेज मैच था, वेपनाइज्ड स्टील गेज मैच, ब्लेक मनरो और उनके साथ में जॉर्डन ग्रेस थी। और इस मैच में भाई क्या क्या मूवमेंट्स, क्या क्या सीक्वेंस हुए हैं। आपको यहाँ पे पिंक वेपन्स दिखेंगे सारे। इस मैच में लिटरली एक हेयर ड्रायर का भी यूज होता है जो कि पिंक है, मतलब लिटरली ऐसे ड्राई करने के लिए नहीं, लेकिन उसको बांधा था उन्होंने। और उसके बाद जॉर्डन ग्रेस के ब्लेक मनरो ने बाल ही काट दिए और काट के बिल्कुल वो अलग फेंक दिए। तो भाई ऐसे ऐसे स्पॉट्स आपको इस मैच में देखेंगे। थंब टैग्स जो हमको एक्सट्रीम मैचेस में दिखते हैं, थंब टैग्स यहाँ पर नहीं थे, बल्कि वो जो डायमंड वाले वो जेम होते हैं छोटे छोटे, जो शायद कपड़ों पे लगते हैं, लड़कियां पता नहीं कहाँ लगाती हैं, जहाँ भी लगाती हैं, तो उसका भी यूज देखा। और फिर उसके ऊपर फिर स्लैम भी दिया था। फिर वो ट्रैश कैन के अंदर जॉर्डन ग्रेस को पूरा ठूस दिया है, घुसेड़ दिया, उसको उन्होंने स्टॉम्प किया। और मैच का फिनिश भी था जब ये दोनों की दोनों टेबल पे गिर जाती हैं और जॉर्डन ग्रेस फिर ये वाला मैच जीत गई। तो ये वाला मैच आप डेफिनेटली देखना कंसिडर कर सकते हो। और ये चीजें मुझे ऐसा लगा मेन रोस्टर में काफी मिसिंग है, क्योंकि कई बार अगर सुपरस्टार्स को लेके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं भी हैं तो तुम चीजें ऐसी करते हो उस फ्यूड में कि फैंस की एक्साइटमेंट हो जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी था। और आज शो में 263 दिनों का ओबा फेमी का एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए जो रेन था वो टूट गया, क्योंकि रिकी सेंट्स ने ये वाला जो मैच है वो जीत लिया है। और ओबा फेमी के बारे में मैं आपको कब से बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बताया था ना कि भाई ये बंदा आने वाला है और कुछ होगा इसके साथ तगड़ा, ये मेन स्पॉट पे आएगा, और वो चीज हुई भी, भले ही मुझे ब्लेम किया जाता हो मेरी काली जुबान के लिए। बताओ ब्रॉन ब्रेकर के लिए हुई क्या नहीं हुई, तो वो तो भाई सब कहने की बात है। लेकिन ओबा फेमी के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ, और आपको आने वाले टाइम में ओबा फेमी का हिसाब किताब मेन रोस्टर में कुछ बहुत तगड़ा दिखने वाला है। और अभी पता नहीं वैसे क्या उनका कॉल अप होगा या नहीं, लेकिन कोई बंदा चैंपियनशिप हारता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। और जो मैं आपको इन्वेजन प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में बता रहा था कि ये टीएनए और एनएक्सटी के बीच होगा, अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई। और ये पूरा सर्वाइवर सीरीज के स्टाइल में होगा, जहां पे महिलाओं का एक मैच होगा और एक मैच पुरुषों का होगा। और अपनी कंपनी के लिए ये जो सुपरस्टार्स है, जो रेसलर्स हैं, अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखने वाले हैं। तो ये काफी यूनिक चीज इस समय चल रही है और अच्छा भी लग रहा है कि मेन रोस्टर के अलावा पहले के कंपैरिजन में अब बहुत कुछ हो रहा है। इवन कई मौकों पर मेन रोस्टर पे से ज्यादा चीजें जो है आपको ऐसे बाहर ज्यादा बेटर दिख जाएंगी।
इस फोटो को देख के आप क्या याद करते हो? क्या आप बता सकते हो कि ड्रू मैकिंटायर के साथ ये जो लड़की है वो कौन है? अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन को फॉलो आपने किया होगा, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन ट्विटर, या फिर एक्टिव चैटर हो गए रेसल चैटर पे, तो ये वही लड़की है जो कि सीएम पंक की बिगेस्ट फैन है। और वो जो ब्रेसलेट वाली पूरी स्टोरी लाइन शुरू हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी, जब इस लड़की ने वो ब्रेसलेट दिया था सीएम पंक को, और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी जो है वो पूरी कहानी सी बना दी थी। और यहाँ पे अब ये साथ में आ गए हैं, तो शायद अब ये भी मान रहे हैं कि फ्यूड खत्म हो गई, तो चलो साथ में एक फोटो पोज कर दें। और यहाँ पे कैप्शन भी इस लड़की ने लिखा है सीएम पंक के 2 बिगेस्ट फैंस। तो उन्होंने मतलब कैप्शन तो अभी भी ऐसा ही लिखा है कि जैसे कि वो शॉट ही ले रही है ड्रू मैकिंटायर पे। और इवन इनके बीच में तो इतना मामला पर्सनल चला था कि ड्रू मैकिंटायर इस लड़की के बारे में कमेंट करते थे और ये लड़की फिर ये ड्रू मैकिंटायर के बारे में उनको रिप्लाई करे। बहुत कुछ चला था इनके बीच में, अगर आपने ट्विटर पे अच्छे तरीके से इस वाली स्टोरी लाइन को फॉलो किया होगा। अब WWE नेक्स्ट जो है जापान में जाने वाली है अपने एक सुपर शो के लिए। और भाई इस वाले शो पर मतलब क्या सोच के ये गए हैं कि एक प्रीमियम लाइव इवेंट ही देना है तो ये लाइव इवेंट, लेकिन भाई अलग अलग डेट्स पर देखो कैसे कैसे नहीं, 17 अक्टूबर की डेट पर ही क्या मैच इन्होंने ऑफिशियल कर दिए हैं। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। जूलिया वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का मैच होगा। फिर जे उसो और नाकामुरा की टीम ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड से लड़ेगी। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को जो है वहां पे सीएम पंक, जे उसो, नाकामुरा वर्सेस विजन। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे मैचेस वगैरह इसके लिए बना दिए। और आपको पता है जापान में मेजरली अगर किसी चीज़ के ऊपर फोकस होता है तो वो होती है शो की रेसलिंग क्वालिटी। मतलब स्टोरी लाइन भी ऑब्वियसली होती है, लेकिन वो WWE के कंपैरिजन में या फिर अमेरिकन फैंस के कंपैरिजन में वो ट्रेडिशनल रेसलिंग स्टाइल को पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने मैचअप्स भी बनाए हैं। अब हमारे लिए तो ये सारे नज़ारे आप बोल सकते हो फैन कैम से आएंगे, क्योंकि WWE इसको ऐसे टेलीवाइज कहीं पर भी नहीं करने वाली। ESPN की कंट्रोवर्सी की हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं, और भाई एग्जैक्ट लिटरली एग्जैक्ट जैसा मैंने आपको बताया था, एज्यूम करके प्रिडिक्ट करके वही सिचुएशन यहाँ पे निकली। तो ये जो ESPN की ग्रेड C वाली रेटिंग आई थी, इसमें इस बंदे का नाम है एंड्रियास हेल, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और मैंने आपको बोला था कि ESPN की प्रोग्रामिंग वाली चीज अलग है, और ESPN के जो एनालिस्ट हैं जो वैसे भी आज तक WWE के शोज को रेट करते हुए आ रहे हैं, इनमें डिफरेंस है। हाँ, लेकिन फनी ये जरूर है कि दोनों ही चीजें ESPN से लिंक्ड हैं। तो वही बात यहाँ पे एनालिस्ट ने बोली कि भाई मैं तो सारे शोज देखता हूँ। उन्होंने बोला मैं ऑल आउट भी देखता हूँ, मैं NXT भी देखता हूँ, तो मैं तो अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा था। और वैसे भी शो ये हो चुका है, तो शो होने के बाद तो अब लोगों ने देख लिया, पैसे जिसको जितने कमाने थे कमा लिए, तो मेरे रेट मैं कितना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो चीज मैटर नहीं करती। लेकिन ये बंदा भी परेशान हो गया, कह रहा मेन इशू यहाँ पे ये है कि मैं ऑनेस्ट भी नहीं हो सकता अपने ओपिनियन के साथ में। और फिर उसके बाद इस बंदे ने फिर ट्वीट करके लिखा कि स्टिल ये जो फ्राइडे आ चुका है, लेकिन अभी भी यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ESPN वालों ने कितना रेट किया। तो वो जो कैजुअल फैंस थे या फिर जिन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने ये समझ लिया कि ESPN ने ही WWE को घटिया बोल दिया। जबकि फर्क है ESPN के एनालिस्ट में, जो कि रेसलिंग की, WWE की और प्रोफेशनल रेसलिंग की बात करता है। तो ये बंदे की जॉब वाब कोई खतरे में ना आ जाए भाई, इसने तो बस बोल दिया मजे से। लेकिन WWE ऑब्वियसली ट्विटर पे जिस तरीके से फैला, WWE की नज़रों में तो आया होगा। अब देखते हैं अब अगली बार से क्या इस बंदे की तरफ से रेटिंग आती है या नहीं, क्योंकि ये अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ से अपने आप में आई थिंक अपना कैरेक्टर भी बना सकते हैं, अगर इनको ट्विटर पर थोड़ा इस तरीके से रहना है, क्योंकि वहाँ पर तो भाई ऐसी जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। विंस मैकमैन की अभी जन्मदिन की पार्टी हुई थी, तो भाई वहाँ पे क्या मतलब मैंने बताया था या नहीं, शायद बताया था कि बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन कैमरास वहाँ पे अलाउड नहीं थे। तो सारे लोगों से कैमरास, उनके फ़ोन जो है जब्त ही करवा लिए कि भाई दे दो, तुम यहाँ से कोई तुम कैप्चर नहीं कर सकते। और जो जो हैंड पे गेस्ट आए थे विंस मैकमैन के, उस पर उन्होंने उनको क्या प्रेजेंट दिया, क्या गिफ्ट दिया, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये लिटरली विंस मैकमैन ही है भाई। क्या आदमी है विंस मैकमैन, अपने ही मतलब उनकी पार्टी पे अपने ही लोगों को उन्होंने बुला के गिफ्ट क्या दिया, लो भाई मैं हूँ गिफ्ट तुम्हारा। तो ये तो भाई ऐसा वाला काम तो भाई यार विंस मैकमैन ही कर सकते हैं। बड़ा ही अलग ही कैरेक्टर है भाई विंस मैकमैन का, और इसीलिए उनकी स्टोरी लाइन भी इतनी ज़्यादा अजीबो गरीब और सब कुछ होती थी, और कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। भाई बंदे ने खुद कंपनी बनाई है, तो उसको जो करना होता था वो करता था। तो फनी नहीं है देखो कि पार्टी में बुला के गिफ्ट भी क्या दे रहे हो, खुद ही है। ये ऐसा हो गया कि हाँ भैया एक हाथ से अपनी पीठ पे ही जो है वो शाबाशी वाली मार दी, वैसा हिसाब किताब कर लिया कुछ। अगर आपका है इसके ऊपर ओपिनियन तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट ये सुनने में बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है। और ये है भी, क्योंकि ये फोटो वैसे अभी तक आई नहीं थी, लेकिन अब किसी ने पोस्ट करी। क्या इसका सोर्स है वो पता नहीं है, और पता अगर चल गया विंस मैकमैन को तो शायद उसकी लेनी देनी भी वो कर सकते हैं। रोमन रेंस के वॉर गेम्स वाले स्टेटस के बारे में आपको बता रहा था कि बहुत अब हाई चांसेस हैं कि रोमन रेंस अपने बंदों के साथ उतरेंगे। सर्वाइवर सीरीज में 5 वर्सेस 5 वाला मैच होगा। उधर से दूसरी पार्टी आएगी विजन वाली, जहां पे अब ब्रॉक लेसनर के साथ भी उनका नाम जुड़ रहा है, फिर ड्रू मैकिंटायर, ये सब। तो अब मेल्जर चिचा ने भी इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, और वो कह रहे हैं कि WWE का लेजिट प्लान है कि स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी का हिसाब किताब जो अब रोमन रेंस अब तक फिनिश कर चुके होंगे,
उसके बाद वो स्टोरी लाइन में वापस लौटेंगे जहां पे अपने भाइयों के साथ जिमी एंड जे ऊसो के साथ वो टीम अप करने वाले हैं और अगेंस्ट में वो जाएंगे विजन के। यही WWE का सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए प्लान्स है। और मैंने आपको बोला भी था जैसे विजन वाली फैक्शन फॉर्म हुई थी उस टाइम पे तो इतने बंदे भी ऐड उन्होंने करे नहीं थे, लेकिन मैंने बोला था कि अगर इस बार वॉर गेम्स में WWE विजन को इन्वॉल्व नहीं करती तो इससे बड़ी स्टूपिडिटी कुछ होगी नहीं। और देखो वो जो स्टोरी है वो रेसलमेनिया से चलती चलती अब वॉर गेम्स में आ रही है। बिग 4 PLEs की हम बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता भाई अब ये जो सर्वाइवर सीरीज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेटस अपना और ऊपर लेते हुए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लंबी स्टोरी लाइन की बिल्ड है वो बनती है। और जब हमेशा कोई चीज़ के फैंस लंबा वेट करते हैं और उसके बाद वो होती है तो उसके लिए ऑब्वियसली जो एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा ही होती है। तो अब मतलब सर्वाइवर सीरीज का जब माहौल शुरू है तो आप यही वाली जो स्टोरी लाइन है अब उसके मजे ले सकते हो आने वाले टाइम में। और होपफुली यहाँ पे रोमन रेंस इन्वॉल्व हैं, जिमी ऊसो इन्वॉल्व हैं, जे ऊसो इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा ब्लड लाइन वाला सिनेमा भी हमको दिख जाएगा। ट्रिपल एच के बारे में आपको बता ही रहा था, लोग इनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा बकवास उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ट्रिपल एच को कोई भी नहीं छोड़ रहा। तो अब बहुत ही सार्काज्म में ट्वीट्स आ रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हो ये बंदा बता रहा है कि किस तरीके से जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर है वो बुक होने वाला है, जहाँ पे मंडे नाइट रॉ में वो लड़ेंगे पहले माइकल कोल से, उसके बाद एल ग्रांडे के साथ जॉन सीना का मैच होगा और फिर पैट मैकेफी के साथ लड़ेंगे वॉर गेम्स में, और उसके बाद SNME में जो मैच मिलेगा फैंस को वो होगा जॉन सीना वर्सेस जे ऊसो होगा। ये इस वे में है कि इससे ज़्यादा हम उम्मीद रख भी नहीं सकते ट्रिपल एच से। और भाई मैं अगर इसको कंपेयर करूँ आज से 2 साल पहले वाले ट्रिपल एच को लिटरली भगवान मानते थे। वो शॉर्ट टाइम के लिए एक निकनेम भी चला था जहाँ पे पापा एच करके बोल रहे थे वो कि भाई ट्रिपल एच जो है सब कुछ सही कर देता है, सब कुछ बढ़िया कर देता है। और अगर मैं रिविजिट भी करूँ रेसलमेनिया 40 वाला टाइम उससे पहले का, भाई क्या ही हिसाब किताब चल रहा था। बट अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं और आई थिंक इसमें TKO का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो तो मतलब अब बिल्कुल एविडेंट ही दिखता है कि जिस तरीके से उनका जो फोकस है वो ज़्यादा रहता है फैंस को खुश करने से ज़्यादा कि हमारे इस वाले शो से पर्टिकुलर क्या इन्वेस्टमेंट थी और उससे फिर जो आउटकम है वो किस तरह निकल के आया। एल्बर्टो डेल रियो के बारे में पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अब मैक्सिको के साथ AAA वाला उन्होंने एक्वायर कर लिया है तो अब उनके आने का चांस है। अब WWE ने अभी तक वो चीज़ करी नहीं है, लेकिन वेरीफाइड सिग्नेचर कितने हो चुके हैं आपको पता है। ये change.org पर पिटिशन फाइल करते हैं कि भैया तुम क्या चेंज लाना चाहते हो, तो यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं कि भाई अल्बर्टो को लेके आओ, वो सिर्फ एक रेसलर नहीं है, वो लेगेसी दिखाता है। और वहाँ के जो मैक्सिको के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिल्ली तमन्ना से चाह रहे हैं कि अब तुम WWE वालों अल्बर्टो डेल रियो को साइन करो। और ये जो चल रहा है AAA और WWE के बीच में, इसमें अल्बर्टो डेल रियो भी दिखे। 500 सिग्नेचर कितने होते हैं मुझे पता नहीं है, किसी को पता हो कि अगर ये ज़्यादा नंबर में कंसिडर किए जाएंगे या फिर कम में, लेकिन इतने सारे लोगों ने जो पिटिशन है वो फाइल कर दिया है। आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो शायद हो सकता है इस चीज़ से मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा भी, मुझे नहीं पता इसका, तो मत ही करो भाई, छोड़ो क्या है पता नहीं है। लेकिन इससे पता चल रहा है कि अल्बर्टो डेल रियो को देखने की तमन्ना स्पेशली मैक्सिको के फैंस की वो इस समय बहुत ज़्यादा है। और अब बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो जब से ब्रॉक लेसनर वापस आए हैं एक बुकिंग में डिफरेंस जो हमको साफ साफ नजर आ रहा है पुराने वाले ब्रॉक लेसनर से, जैसे हमने लास्ट टाइम उनको देखा था, वो है जो डोमिनेट फैशन में WWE ब्रॉक लेसनर को दिखा रही है। और ये चीज आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि इसके अराउंड स्पेकुलेशन ये है कि ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर ही WWE ऐसा बिल्ड कर रही है कि भाई इसे कोई हरा नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और ऑब्वियसली बाद में जाके फिर WWE इस चीज से जो रस है वो ऐसे निकालेगी कि जो सुपरस्टार उनको आगे जाके ओवर करने होंगे वो होंगे ब्रॉक लेसनर के सामने। जैसे लोग यहाँ पे गुंथर का नाम ले लेते हैं, ओबा फेमी का भी शायद अब आप यहाँ पे नाम ले सकते हो, क्या पता इनके बीच भी फ्यूड होगी। और फिर ब्रॉन ब्रेकर, गुंथर, ये सारे जो नाम है वो होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो ऐसे डोमिनेट फैशन में ब्रॉक लेसनर की बुकिंग है वो दिखेगी और द बीस्ट इनकार्नेट के मजे आपको मिलते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना। गॉड मोड चैनल की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हो तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक पूरा मेंबरशिप वाला वीक हम सेलिब्रेट करने वाले हैं जहाँ पर वीडियोज आपके लिए उस कंटेंट में काफी सारी आएंगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।